This call is now being recorded. Okay. So, good evening, everyone. Welcome to Agri Crackers Demo Class 3, I guess. मेरा नाम स्वजेश गुप्ता है और मैं आप लोग को इस पूरे मॉड्यूल में एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन के पूरे सिलेबस के सारे मॉड्यूल्स में से कुछ बहुत स्पेसिफिक मॉड्यूल्स पढ़ाऊंगा जो लोगों को हमेशा ज़्यादा दिक्कत आती है। मेरे कुछ मॉड्यूल्स रहेंगे रिसर्च मेथोडोलॉजी, कुछ टॉपिक्स मैनेजमेंट के, कुछ टॉपिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन के, और सारे मॉड्यूल्स में से थोड़े थोड़े टॉपिक्स मेरे हैं, कुछ एक आध मॉड्यूल्स को छोड़ के जो बाकी फैकल्टी कवर करेगी। मैंने मेरा मास्टर्स एग्रीकल्चर एक्सटेंशन में IGKV से किया था और उसके बाद मैं दिल्ली चला गया था मेरा दूसरा मास्टर्स करने पॉलिसी डिज़ाइन एंड मैनेजमेंट में। मैंने आईकार नेट एक बार और UGC नेट 2 बार एडल्ट एजुकेशन से क्लियर किया है और अभी मैं नेशनल कोएलिशन फॉर नेचुरल फार्मिंग नाम की एक हैदराबाद बेस्ड नेटवर्क ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम कर रहा हूँ। हमारा काम 8 राज्य सरकारों के साथ चल रहा है नेचुरल फार्मिंग को बढ़ावा देने के लिए। आज हम बात करेंगे सिर्फ रिसर्च मेथोडोलॉजी की स्पेसिफिकली, और मैं बहुत ब्रीफ रहूंगा आज। आप लोग को लगेगा कि सर ने शायद थोड़ा सा कम पढ़ाया या थोड़ा सा और पढ़ाया जा सकता था, बट मैं वो सब आगे के लिए छोड़ना चाहता हूँ क्योंकि रिसर्च मेथोडोलॉजी भले इसका सिलेबस बहुत ही ज्यादा लीनियर और स्ट्रक्चर्ड तरीके से दिया गया है, पर इसका मटेरियल और इसकी अंडरस्टैंडिंग उस लीनियर तरीके से नहीं आती। तो क्योंकि हम अलग अलग टॉपिक्स के बीच में शफल करेंगे, जगल करेंगे, तो मुझे ठीक नहीं लगा कि मैं कोई भी एक टॉपिक लेके आज पढ़ा दूं। रिसर्च मेथोडोलॉजी में जो आपका यूनिट 5 है इस सिलेबस का, ARS के सिलेबस का, SRF के सिलेबस का, उसमें आपके सामने ये जो टॉपिक्स हैं, ये सारे टॉपिक्स हम एक एक करके क्लासेस में कवर करेंगे। पहला टॉपिक है कि रिसर्च क्या होता है, रिसर्च कहाँ से आया। रिसर्च के पहले जाएंगे थोड़ा और पूछेंगे हम एक दूसरे से कि कॉमन सेंस क्या होता है, क्या कॉमन सेंस बहुत कॉमन है, कॉमन सेंस से साइंस कैसे निकला, साइंस से रिसर्च कैसे निकला, हम चीजें समझते कैसे हैं, नॉलेज की स्टडी को लैटिन भाषा में बोला जाता है एपिस्टेमोलॉजी, तो वो कैसे निकला, उनके सारे कॉन्सेप्ट्स क्या हैं, रिसर्च के बाकी कॉन्सेप्ट्स क्या हैं, सोशल रिसर्च के स्पेसिफिकली क्या क्या प्रिंसिपल्स हैं, और किन अप्रोचेस से हम सोसाइटी के रिसर्च को स्टडी करते हैं या देखते हैं। दूसरा टॉपिक रहेगा आपका कि आइडेंटिफाई कैसे करें और सेलेक्ट कैसे करें रिसर्च प्रॉब्लम को। तो मैं समझता हूँ ये ARS, SRF, ये बाकी सारे सिलेबस के थोड़ा आगे जाता है। आप में बहुत सारे लोग MSc और PhD में होंगे और उनके लिए स्पेसिफिकली ये पूरा यूनिट तो यूनिट, पर जो सबसे मेन प्रॉब्लम आती है उनकी कि थीसिस टॉपिक क्या लूँ यार, रिसर्च करूँ तो करूँ किसमें। तो हम वो भी देखेंगे कि किस में रिसर्च की जाती है और कैसे ढूंढा जाता है कि इस प्रॉब्लम पे रिसर्च करनी चाहिए। उस प्रॉब्लम के लिए किस किस तरीके से, कौन कौन सी जगहों से कैसे कैसे डेटा कलेक्ट किया जा सकता है। इसमें 2 नाम दिए हुए हैं बस, इंटरव्यू मेथड और मेल्ड क्वेश्चनर्स, बट मेरा विश्वास करिए ARS के क्वेश्चन में सिलेबस के टॉपिक से जो लिखा है उसने सिलेबस में, बस वहां से नहीं पूछता, वो कुरेदता रहता है जब तक कि वो बेस तक ना पहुंच जाए। तो हम सारे मेथड्स पढ़ेंगे डेटा कलेक्शन के। हम देखेंगे उसके बाद कि वेरिएबल्स कितने तरीके के होते हैं। जब आप डेटा कलेक्ट करते हैं, चाहे ग्राउंड से, चाहे सेकेंडरी रिसर्च से, चाहे किसी भी तरीके की रिसर्च से, तो आप उनको किस तरह से कैटेगराइज करते हैं, और आप जिन तरीके से कैटेगराइज करते हैं, जिनके बीच का आप रिलेशन देखते हैं, उनको हम वेरिएबल्स कहते हैं। तो वेरिएबल्स कितने तरह के होते हैं, उनका मतलब क्या है, वेरिएबल्स के पहले जो कॉन्सेप्ट्स आते हैं कि वेरिएबल निकला किन चीजों से, उनको पढ़ेंगे। तीन मेजर टाइप्स हैं जिससे हर बार सवाल पूछे जाते हैं, डिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट, इंटरवीनिंग। और ये डिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट और इंटरवीनिंग के 50 और तरह के नाम हैं, तो उन नामों को कैसे याद रखा जाए। हाइपोथेसिस क्या होती है, हाइपोथेसिस के प्रकार कौन कौन से होते हैं, हाइपोथेसिस की कैरेक्टरिस्टिक क्या क्या होती हैं, विभिन्न तरह की हाइपोथेसिस को कैसे पहचाना जाए बस पढ़ के कि किस तरह की हाइपोथेसिस है, और आखिर में उनका टेस्ट कैसे किया जाए।
आपको अगर नोटिस हो रहा होगा, ये जो पूरा सिलेबस आपका जमा हुआ है, ये बहुत ही स्ट्रक्चर्ड मैनर में जमा हुआ है, बिल्कुल वैसे ही जैसे आपको असलियत में अपनी रिसर्च करनी है। आप चालू वहीं से करेंगे कि मेरी रिसर्च प्रॉब्लम क्या है, मैं डेटा कैसे कलेक्ट कलेक्ट कर सकता हूँ, उस डेटा में मेरे कौन कौन तरह के वेरिएबल्स रहेंगे, उन वेरिएबल्स को ऑपरेशनलाइज कैसे करूंगा, हर एक वेरिएबल या वेरिएबल के रिलेशन के पीछे की हाइपोथेसिस क्या है, और उन हाइपोथेसिस को किन किन तरीकों से टेस्ट किया जा सकता है। उसके बाद हम आएंगे रिसर्च डिजाइन। जब हमको ये सब पता चल जाता है ना कि डेटा कलेक्शन कैसे होगा और रिसर्च प्रॉब्लम क्या है वगैरह, तो हम इन चीजों को एक प्लान में फिट करने की कोशिश करते हैं, और इस प्लान को रिसर्च डिजाइन बोलते हैं। कि आपके पूरे रिसर्च का डिजाइन क्या है, दिखता कैसा है भाई आपका रिसर्च। अगर आप किसी को बताना चाहते हैं, जो लोग सेमिनार देते हैं मास्टर्स और पीएचडी में, वो समझते होंगे जब आपको सेमिनार देना होता है तो बेसिकली आपको आपका रिसर्च डिजाइन समझाना पड़ता है कि मेरी तकलीफ ये है, मैं इस तकलीफ को इस तरीके से स्टडी करूंगा, ये मेरे वेरिएबल्स हैं, ये मेरे लोग हैं, और इस पूरी चीज को हम बोलते हैं रिसर्च डिजाइन। तो उसके बारे में थोड़ा डिटेल पढ़ेंगे। उसके बाद पढ़ेंगे कि हर एक वेरिएबल के लिए मेजरमेंट कैसे लिया जाता है। कैसे तो नहीं पढ़ेंगे यार इसके लिए, पर जिन जिन तरीकों से लिया जाता है उनको कैसे कैसे क्लासिफाई किया जाता है, कितने तरीके हैं मेजरमेंट के, कितने लेवल्स हैं, उन लेवल्स के बीच का रिलेशन क्या है, सबसे अच्छा लेवल क्या होता है, अगर कोई और सा लेवल लेना हो तो ट्रेड ऑफ क्या है हमारा। और उसी में हम देखेंगे कि सैम्पलिंग कैसे की जाती है हमारे लिए, क्योंकि हम सिंगल लोग रहते हैं, छोटे छोटे नानचुक लोग, तो ये छोटे छोटे लोग पूरा पॉपुलेशन तो स्टडी नहीं कर सकते, तो ये पॉपुलेशन के एक छोटे से पार्ट का स्टडी करते हैं। पर उस छोटे से पार्ट को सेलेक्ट कैसे किया जाए, वो उनके सिलेक्शन के समय किन तरह के बायस आ सकते हैं और नहीं आने चाहिए, और फिर उसके बाद जब अपने पास सब कुछ है तो उनमें किन किन तरह का स्टैटिस्टिकल टेस्ट लगाया जा सकता है। उसके बाद हम देखेंगे कि ये जो डिफरेंट तरह के टेस्ट करते हैं ना हम, डेटा कलेक्शन के जो क्वेश्चनर्स वगैरह बनाते हैं, ये सारी चीजें जो करते हैं, इनकी रिलायबिलिटी क्या होती है और वैलिडिटी क्या होती है। जब मैं बोलूँ कि कोई चीज नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, या जब हम एवरेजेस में बात करते हैं कि ऑन एन एवरेज सिर्फ 50% महिलाएं पढ़ने जाती हैं हायर एजुकेशन, तो ऑन एन एवरेज का मतलब क्या है, आप एवरेज से बात क्या कर रहे हैं। उसके बाद हमको कैसे, ये स्टैटिस्टिक्स का बहुत बड़ा क्वेश्चन होता है कि चलो मान लिया कि मुकेश और राकेश में डिफरेंस है किसी भी चीज को लेके, उनकी हाइट को लेके, वेट को लेके, इंटेलिजेंस को लेके, पर वो डिफरेंस कितना है, और वो जो कितना है क्या वो सिग्निफिकेंट है। मतलब ऐसा हो सकता है कि राकेश एक 40 किलो का हो और मुकेश 40 किलो का हो, तो क्या मेरे स्कीम ऑफ थिंग्स में ये 1 किलो का डिफरेंस सच में मायने रखता है क्या। तो उसको बोलते हैं टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस। उसके बाद हम अनोवा भी पढ़ेंगे, जिसको फुल फॉर्म करे तो एनालिसिस ऑफ वेरिएंस कहा जाता है। उसके बाद हम स्टैटिस्टिक्स में और घुसेंगे और बात करेंगे कोरिलेशन रिग्रेशन की। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक होता है, हमेशा बहुत मजा आता है, क्योंकि कोरिलेशन रिग्रेशन सब ऐसे जनरली बात कर देते हैं, पर उसको समझने के बाद उसको अप्लाई करने में अलग ही मजा आता है। उसके बाद स्केलिंग टेक्निक्स क्या होती है, आप सबको पता होगा स्केल क्या होता है, जो आपके हाथ में प्लास्टिक का या लोहे का रहता था, जिससे आप नापते थे कि कोई चीज कितनी बड़ी है। अगर सोसाइटी में हमको देखना है कि कोई चीज कितनी बड़ी है, इंटेलिजेंस कितना बड़ा है, उसकी उसके और उसके घर वालों के बीच रिश्ता कितना बड़ा है, तो ये जो टर्म्स होते हैं सब्जेक्टिव टर्म्स, इनको ऑब्जेक्टिव में कैसे कन्वर्ट किया जाए और इनका स्केल कैसे बनाया जाए, इन तकनीकों को बोलते हैं स्केलिंग टेक्निक, जिसमें 4-5 बहुत इंपॉर्टेंट है, हम उनके बारे में पढ़ेंगे। फिर हम पढ़ेंगे कि चलो अब सारा डेटा आ गया सर, स्केल कर लिया, कोरिलेशन रिग्रेशन आप कर सकते हैं, सारे स्टैटिस्टिक्स लगा सकते हैं, पर ये जो डेटा आया है रॉ फॉर्म में, इसको प्रोसेस कैसे करते हैं, इसको उस लायक कैसे बनाते हैं कि सारे स्टैटिस्टिकल टेस्ट लगा सकें। उसके आगे हम जाएंगे एनालिसिस में कि चलो सर प्रोसेस कर लिया, सारे टेस्ट लगा लिए, ये एनालिसिस हो गया, इसमें इतना परसेंट आया, उसमें उतना परसेंट आया, इस एनालिसिस को इंटरप्रेट किया कैसे किया जाए, इसको लिखा कैसे जाए प्रॉपरली, दूसरे लोगों को साइटेशन कैसा दिया जाए। और इसके अलावा एंड पे ये बहुत छोटा सा इन लोग पॉइंट लिख देते हैं, क्योंकि बहुत चालू लोग हैं बेसिकली आयकर वाले,
और नहीं चाहते कि दूसरे स्टेट्स के इतने सारे बच्चों का आईआरएस में सिलेक्शन हो जाए, तो इसलिए हम लोग छोटा सा पॉइंट लिख देते हैं और जब खुद पढ़ाते हैं तो उसको अच्छे तरीके से पढ़ाते हैं। तो हमको ये पढ़ना बहुत जरूरी है कि पार्टिसिपेटरी अप्रोचेस कहाँ से आए, किन किन तरह के हैं, उनमें अभी क्या एडवांसेस चल रहे हैं, क्या इसके अलावा और किसी तरह की पार्टिसिपेटरी अप्रोच हो सकती है। तो ये सिर्फ वो 4 वर्ड का खेल नहीं रह जाता है। इस पूरे सिलेबस में कोई भी वर्ड को हम तब तक कुरेदेंगे जब तक हम उसके तह तक ना पहुंच जाए, ताकि जो ब्रेथ ऑफ क्वेश्चंस है, जितने आपको आ सकते हैं, पूछे जा सकते हैं, वो सारे कवर हो। आज हम सिर्फ कॉन्सेप्ट से बात करना है। जो हमने पहला देखा था सोशल रिसर्च में, मैं सिर्फ सोशल रिसर्च में नहीं कहूंगा, मैं इसको सारे रिसर्च में कहूंगा। तो हम इन कॉन्सेप्ट्स को बहुत ही ऊपरी तरीके से देखेंगे और उसके बाद मैं आज का डेमो खत्म करूंगा और मैं उम्मीद करूंगा कि आप सब लोग रजिस्टर करके बाकी सब पढ़ने आए। तो हम पूरा जितना हमने कॉन्सेप्ट रखना है। हेलो सर, 1 मिनट सर। सब बीच में ना मतलब स्टूडेंट से भी क्वेश्चन का इंटरेक्शन करेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा सर। उनसे भी कुछ मतलब क्वेश्चंस पूछेंगे ना तो ज्यादा इंटरेक्टिव होगा, इसलिए मैं थोड़ा सा डिस्टर्ब किया। कब कब पूछेंगे? तो अभी अभी बीच में भी मैं उनको बोल दीजिए कि बीच में आप पूछ सकते हैं, मतलब कोई पर भी हेजिटेशन करने की जरूरत मेरे को आप लोग दिख नहीं रहे हैं, जिसको नहीं तो है सर। प्लीज पूछ लीजिएगा। ये सर, किसी कोई क्वेश्चन होगा तो सर से डायरेक्ट आप सेंटर में भी पूछ सकते हैं। ये हमारे क्लास का इंटरेक्टिव क्लास का ही मतलब मोटो है कि आप लोग इंटरेक्ट कर सकते हैं। ये नहीं कि सर क्लास ले लिए आप लोग उसको मतलब ध्यान से नहीं सुन रहे हैं, क्वेश्चन नहीं पूछ रहे हैं, तो आप लोग बीच में कभी भी पूछ सकते हैं सर से। ठीक है, ओके सर, प्लीज कंटिन्यू सर। नहीं, आप ध्यान से क्यों नहीं सुन रहे होंगे? आप सब संडे को शाम को 5 बजे अपना कीमती समय निकाल के अपने कंप्यूटर स्क्रीन के सामने बैठे हैं। तो अगर आपको मस्ती में बैठना होता तो लॉगिन करने की जरूरत ही नहीं थी। अगर आप आए हैं तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप ध्यान से सुन रहे हैं, और अगर आप नहीं भी सुन रहे हैं तो उसमें ना मेरा कोई फायदा है ना नुकसान है। मैं बस उम्मीद कर सकता हूँ कि आप सब सुन रहे हो। तो आपको बीच में जहां कहीं भी कोई क्वेश्चन आए, कुछ भी पूछना हो, तो जैसा कि मैं पहले भी कह चुका हूँ, क्योंकि ये जूम नहीं है, मेरे को जूम में साइड में दिखता रहता है एक्चुअली। मैंने जब से ये स्क्रीन को फुल स्क्रीन किया है, मेरे को आप लोग नहीं दिख रहे हैं। तो आपको अगर कोई भी क्वेश्चन हो, आप अगर हाथ भी उठाएंगे तो मेरे को नहीं दिखेगा। तो कोई भी क्वेश्चन हो तो आप प्लीज मेरे को इंटरप्ट करके पूछ लीजिए। तो जैसा कि बात कर रहे थे, हम कॉन्सेप्ट्स की बात करेंगे। और कॉन्सेप्ट्स में ये जो कॉन्सेप्ट्स इसमें एक लाइन का दिया है, बेसिकली ये पूरी 8 लाइन के सारे कॉन्सेप्ट्स करने हैं हमें। हर एक लाइन के पीछे जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो करने हैं हमें। तो इसलिए जब मैंने ये आपको ये ऑनियन डायग्राम दिखाया, तो ऑनियन डायग्राम का मतलब है कि ये हर लेवल और हर लेयर में जो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स है उसको इसमें एनलिस्ट किया गया है, और हम उन सारे कॉन्सेप्ट्स के बारे में थोड़ा थोड़ा समझ सकते हैं। चालू करते हैं। जब हम अनियन, अनियन क्यों बोल रहे हैं इसको? क्योंकि अगर आप अनियन को बीच से काटेंगे, प्याज को आप बीच से काटेंगे, तो प्याज में आपको लेयर्स दिखती होंगी। तो जिस भी महानुभाव ने, स्नाउडर नाम के एक साइंटिस्ट ने अनियन डायग्राम बनाया था रिसर्च मेथड्स के लिए, उसने पूरी रिसर्च कॉन्सेप्ट्स को एक अनियन टाइप से देखा। बेसिकली इस डायग्राम का इस्तेमाल किया जाता है कि हम रिसर्च डिजाइन कैसे बनाएं। ये क्वेश्चन बार बार पूछते होंगे उससे लोग, वो भी प्रोफेसर थे कहीं पे। तो उन्होंने इन स्टेप्स को इतने बढ़िया ग्राफिकल वे में प्रेजेंट किया कि अगर आपको कोई भी रिसर्च डिजाइन बनानी है ना, आपने एक प्रॉब्लम आइडेंटिफाई कर लिया, ठीक है। उसके बाद आप अपने आप से पूछोगे कि इस प्रॉब्लम को तो अलग अलग तरीके से देखा जा सकता है ना। जैसे कि मेरे पास ये फोन है, तो ये फोन मैं सामने से भी देख सकता हूँ, मैं पीछे से भी देख सकता हूँ, मैं साइड से भी देख सकता हूँ, देख तो फोन रहा हूँ, पर जो जिस तरफ से देख रहा है वो उस तरफ की बात करता है। जो स्क्रीन देख रहा है वो बात करेगा कि सर ये जो स्क्रीन है ये इतनी बड़ी है, या सर आपकी स्क्रीन में स्क्रैच है या टूटा हुआ है। जो बैक देखेगा वो बोलेगा कि सर अरे वाह आपके पास 3 कैमरे हैं। सब बात मेरे फोन की ही कर रहे हैं, पर अलग अलग नजरियों से। तो पहला क्वेश्चन जो आपको पूछना है, पहले क्वेश्चन जो हम पूछेंगे आपस में एक दूसरे से, वो है कि आपकी फिलॉसफी क्या है।
आप किस नजरिए से अपने रिसर्च क्वेश्चन को देख रहे हैं। इसमें 5 नजरिए दिए गए हैं: पॉजिटिविज्म, क्रिटिकल रियलिज्म, इंटरप्रेटिविज्म, पोस्ट मॉडर्निज्म और प्रैग्मेटिज्म। इन पांचों में अलग अलग तरह की विभिन्नताएं हैं। जैसे जो पॉजिटिविज्म है, मैं 1 या 2 की बात करूंगा क्योंकि हमको आगे भी बढ़ना है इसमें। जो पॉजिटिविज्म है, पॉजिटिविज्म नंबर्स को ज्यादा महत्व देता है। वो हर चीज में चाहता है कि हर चीज क्वांटिफाइड हो जाए। मैं अगर पॉजिटिविस्ट हूं तो मैं चाहूंगा कि जब जब मैं इस फोन को देखूंगा तो इस फोन की खासियत और स्क्रैचेस नहीं बताऊंगा मैं आपको बताऊंगा कि फोन का डायगोनल लेंथ कितना है, इसका हाइट कितना है, इसका विड्थ कितना है, बिकॉज मेरे को नंबर से बहुत मजा आता है। और सोसाइटी को नंबर्स में देखने का चलन फिजिक्स रिवॉल्यूशन के बाद चालू हुआ था, और इसलिए हम इसको पॉजिटिविज्म भी कहते हैं। कई बार हम उसके डेप्थ में जाएंगे, शायद बहुत डेप्थ में ना जाए क्योंकि आपकी रिसर्च मैथोडोलॉजी की क्लास नहीं है, ये आपकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की क्लास है। तो हम अफ्लोट रहते हुए कि इतनी ही डेप्थ में जाना है और इतना इम्पोर्टेंट है, उस इम्पोर्टेंस तक आपको समझ आ जाए कि फिलॉसफी कितने तरह की है, किन किन ने दी, कैसे कैसे इस्तेमाल किया जाता है, कैसे समझा जाता है, फिलॉसफी माने क्या। जैसे आप प्रैग्मेटिज्म की बात कर रहे हैं, तो प्रैग्मेटिज्म मतलब मैं बहुत प्रैग्मेटिक इंसान, मेरे को हर चीज जैसी है वैसी ही दिखे। अगर फोन में स्क्रैच है तो मैं ये ढूंढने नहीं चला जाता कि फोन में स्क्रैच क्यों है, मैं बस इतना बताता हूँ कि फोन में स्क्रैच है क्योंकि मैं प्रैक्टिकल आदमी हूँ, मैं प्रैक्टिकल लेडी हूँ और मैं प्रैग्मेटिज्म में विश्वास रखती हूँ। नंबर्स, उनके पीछे का इंटरप्रिटेशन जो इंटरप्रेटिविज्म में करते हैं, जो पुराने कॉन्सेप्ट्स थे उनको नए नजरिए से देखना जो पोस्ट मॉडर्निस्ट लोग करते हैं, वो सारी बातें एक तरफ। पर आज सोसाइटी जैसी है मैं उसको वैसे ही दिखाऊंगा। मंटो मंटो बहुत प्रैग्मेटिस्ट आदमी था, कह सकते हैं। मंटो की अगर आपने पिक्चर देखी होगी या कहानियां पढ़ी होगी तो, कि जैसा सोसाइटी जैसा है मैं उसको वैसा ही दिखाऊंगा। दैट इज प्रैग्मेटिज्म। जब हमारी फिलॉसफी एक बार डायरेक्ट हो जाती है ना कि अच्छा फिलॉसफी ये है, तो हम आते हैं अप्रोच में। अप्रोच में हमारे पास 3 अप्रोच है: इंडक्टिव, डिडक्टिव और एब्डक्टिव। तो इंडक्टिव अप्रोच को ऐसा समझा जाता है कि अगर मान लो मेरे पास एक थ्योरी है, मेरे पास पहले से एक थ्योरी थी कि एग्रीकल्चरल स्टूडेंट्स अपनी लाइफ में एक समय के बाद बहुत पैसा कमाते हैं, ये मेरा हाइपोथेसिस है। तो मैं इस हाइपोथेसिस के पीछे एविडेंस ढूंढने जाऊंगा कि क्या वो सच में कमाते हैं। इसको बोलते हैं हम इंडक्टिव टेक्निक। डिडक्टिव टेक्निक हम उसको बोलते हैं जब हम ऑब्जर्व करते हैं और एक्सपेरिमेंट करते हैं बिना किसी थ्योरी को रखे हुए, बिना किसी हाइपोथेसिस के। कि मैंने देखा है, कई लोग ऐसा बोलते हैं कि हमने यार ये बहुत बार नोटिस किया है कि लड़कियों को समझाना बहुत मुश्किल काम है। तो वो डिड्यूस कर रहे हैं, एक हाइपोथेसिस दे रहे हैं कि सारी लड़कियों को एक सबसेट, एक सेट बनाया हमने लोगों का, लोगों में जो एलिमेंट्स हैं मेल फीमेल, उसमें फीमेल को पकड़ा और बोला कि ये जो फीमेल है इनको समझाना बहुत मुश्किल होता है। तो ये है डिडक्टिव अप्रोच। या हम बोले कि डिडक्टिव में इन लड़कों को गुस्सा बहुत आता है, मैंने देखा है बहुत ही गुस्सा आता है, भरा रहता है गुस्सा। तो जब हम कुछ ऑब्जर्व करते हैं और उस ऑब्जर्वेंस के बाद उसकी थ्योरी डिड्यूस करते हैं, उसको हम बोलते हैं डिडक्टिव अप्रोच। समझ में आ रहा है? सब सुन रहे हैं? यस सर। यस सर। Yes, sir. Yes, sir. हाँ, थैंक यू। एब्डक्टिव अप्रोच बेसिकली मिक्स अप्रोच होती है, जिसमें हम थोड़ा सा इंडक्टिविज्म ले लेते हैं और थोड़ा सा डिड्यूसिंग एबिलिटी ले लेते हैं, और बोलते हैं कि हमने एक थ्योरी से चालू किया पर हमारी जो एविडेंसेस आए वो उस थ्योरी के नहीं, हम किसी और चीज की थी, तो हमने पूरे रिसर्च को कहीं और एब्डक्ट कर लिया। तो वो है एब्डक्टिव अप्रोच। जब एब्डक्ट करना क्या बोलते हैं, एब्डक्ट मतलब किडनैप करना, जब पकड़ के ले जा लेना कहीं और। तो हमने एक अप्रोच से चालू किया पर हमको बीच में समझ आया कि ये अप्रोच उसके लिए सही नहीं है या हम कुछ और देख रहे हैं, तो हमने वहां पे उसको एब्डक्ट कर लिया।
इसको हम पहले से भी सोच सकते हैं। कई चीजें सोसाइटी में ऐसी होती हैं जिनको हम पहले से सोच के नहीं जा सकते कि हम इंडक्टिव अप्रोच यूज करेंगे कि डिडक्टिव। तो उन सारे केसेस में हम एब्डक्टिव यूज करते हैं कि हमको नहीं पता हम क्या यूज करेंगे, पर जैसे जैसे प्रोग्राम आगे जाएगा हम प्लान बना लेंगे कि एब्डक्ट किस तरफ करना है पूरे रिसर्च को। जब हमारी अप्रोच फाइनलाइज हो जाती है तब हम मेथडोलॉजिकल चॉइस में जाते हैं कि हमारी जो मेथडोलॉजी है वो कैसी होनी चाहिए। तो हमारे पास 3 ऑप्शंस होते हैं जब मेथडोलॉजी की बात करते हैं, तो क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव या मिक्स मेथड। क्वांटिटेटिव नाम से क्लियर है, क्वांटिटेटिव, क्वांट टी टी, जो क्वांटिटी की बात कर रहा है, जो माप की बात कर रहा है, जो ये बताना चाहता है कि मेरी बोतल में कितना पानी है, जो ये बताना चाहता है कि इन सारे बच्चों का टेस्ट स्कोर्स या इंटेलिजेंट स्कोर्स, जितने भी हम नंबरों की बात करते हैं वो सारा क्वांटिटेटिव पार्ट होता है। और क्वालिटेटिव उन नंबरों को उस कॉन्टेक्स्ट में बिठाने की कोशिश करता है। जैसे कि अगर मैंने कह दिया कि चौथी के बच्चे, तीसरी में जो बच्चे थे उन्होंने 90% लाया एवरेज में, जो चौथी के बच्चे थे उन्होंने एवरेज में 85% लाया, तो मैं इससे डायरेक्टली ये कह सकता हूँ कि चौथी में आते आते बच्चे बुद्धू हो गए? शायद नहीं कह सकता, क्योंकि वो लॉजिकल नहीं है। पर हमने इस क्वांटिटी को इस कॉन्टेक्स्ट में बिठाना है कि हम इस क्वांटिटी को एक्सप्लेन कैसे करें, हम इस 90 से 85% वाले गैप को एक्सप्लेन कैसे करें। तो हम क्वालिटेटिव बात करते हैं, फिर हम ऐसी बात करते हैं जिनमें नंबर नहीं आते, पर जो शब्दों के रूप में उन नंबरों को समझाने की कोशिश रहती है या उस सिचुएशन को समझाने की कोशिश रहती है कि एक दूर बैठे रूरल एरिया के किसान के लिए बहुत मुश्किल है बैंक जाके सेव करना। हमको अपनी पूरी रिसर्च से मान लो ये पता चला कि जो सेविंग हैबिट, हेलो हेलो सर बाय मिस्टेक्स है, बाय मिस्टेक्स। अच्छा, तो मान लो हमको हमारी रिसर्च से ये क्वांटिटी पता चली कि जो सेविंग हैबिट है एक बहुत ही दूर बैठे रूरल किसान की, वो बहुत ही मिनिमल है, कम है, वो ज्यादा सेव नहीं करता बैंक में और किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट में सेव नहीं करता। पर क्या ये बस इतने से नंबर से समझा जा सकता है क्या कि उसका बिहेवियर क्यों हो रहा है? तो क्वालिटेटिव में हम उसके बिहेवियर को एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं कि हमको क्वांटिटी पता चल गई कि कम है, अब हम क्वालिटेटिवली ये बात कर रहे हैं कि देखो भाई हमने उसके साथ दिन भर गुजारा, वो सुबह 4 बजे से उठता है बेचारा और शाम के 4-5 बजे तक तो काम ही करता रहता है, और तब तक आपका बैंक खुल के बंद भी हो जाता है, तो कब से वो करेगा वो? तो ये हमको क्वालिटेटिव अप्रोच से, क्वालिटेटिव चॉइस से पता चला कि उस क्वांटिटी के पीछे का रीजन क्या था। और जब ये रीजन पता चल जाता है तो हम उसके बाद और आगे बढ़ते हैं उसमें कि अच्छा ये रीजन है तो अब इसको सॉल्व कैसे किया जाए। मिक्स मेथड अप्रोच में हम क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव दोनों मिक्स कर लेते हैं। आजकल की मैक्सिमम रिसर्चेस एमएससी पीएचडी किसी भी लेवल में मिक्स मेथड की होती हैं, पर मेरा यकीन मानिए लोग आपसे बोलेंगे कि अच्छा आपने इसमें कोई क्वांटिटी नहीं लिखी, कोई कोरिलेशन नहीं किया, कोई रिग्रेशन नहीं किया। हर जगह पे हमेशा मिक्स मेथड अप्रोच करना भी सही नहीं होता। कई बार उसी सिचुएशन को क्वालिटेटिवली या उसी सिचुएशन को क्वांटिटेटिवली बहुत अच्छे से समझाया जा सकता है। आगे हम आते हैं रिसर्च स्ट्रेटजी में। तो इन सारी स्ट्रेटजीज के अलावा एक्सपेरिमेंटल, सर्वे, केस स्टडी, एथनोग्राफी, नैरेटिव, ग्राउंडेड थ्योरी, एक्शन रिसर्च, आर्काइवल रिसर्च, इन सारी स्ट्रेटजीज के अलावा भी रिसर्च के कुछ और टाइप्स होते हैं जो हम बाद में क्लास में अच्छे से डिस्कस करेंगे, जैसे फंडामेंटल रिसर्च, अप्लाइड रिसर्च, और फिर उन सारी रिसर्चेस से ये क्या निकल के आ रहा है, ये सारी क्या बातें हो रही है, सर ये ग्राउंडेड थ्योरी क्या होती है, ये एथनोग्राफी क्या होती है, हम ये सब डेप्थ में पढ़ेंगे जैसे जैसे वो कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस होते जाएंगे सिलेबस में लॉजिकली। उसके बाद हम टाइम होराइजन देखते हैं। टाइम होराइजन मतलब कि क्या क्रॉस सेक्शनल मतलब क्या मैं इस पॉइंट में, समय के इस पॉइंट में कोई एक डेटा लिया हूं, या मैंने समय को ऐसा रखा और मैंने 0 पॉइंट पे भी डेटा लिया, 1 पॉइंट पे भी डेटा लिया, हर घंटे डेटा ले रहा हूँ, हर महीने डेटा ले रहा हूँ, हर साल डेटा ले रहा हूँ।
तो अगर आप हर कुछ इंटरवल में डेटा ले रहे हैं, हर किसी टाइम इंटरवल में डेटा ले रहे हैं, तो हम उसको लॉन्गिट्यूडनल डिजाइन बोलते हैं। अगर आप एक ही पॉइंट पे ले रहे हैं कि अच्छा मई या 2020 में जीडीपी ये थी, तो वो क्रॉस सेक्शनल डिजाइन है कि 2020 में भारत देश की जीडीपी इतनी थी। और अगर मैं बोलूं 1993 से 2021 के बीच कितनी थी, तो हम उसको लॉन्गिट्यूडनली देखें। और इन सारी चीजों को जब हम अच्छे से बना लेते हैं तो हमारी डिजाइन एकदम पक्की हो जाती है। फिर हम डेटा कलेक्शन और उसके एनालिसिस की बात करते हैं कि हम डेटा कैसे कलेक्ट करेंगे, सर्वे करेंगे, ऑब्जर्वेशन करेंगे, क्वेश्चन करेंगे, इंटरव्यू करेंगे, क्या करेंगे, और एनालिसिस कैसे करेंगे उस डेटा का। तो आज के लिए इतना ही, एंड आई होप आपको क्लास में कुछ मजा आएगा। अगर कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज पूछ लीजिए, मैं कुछ समय तक आप सबके साथ यहीं पे हूँ। थैंक यू। थैंक यू। जिनको भी क्वेश्चन पूछना है सर से डायरेक्ट आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। सर आप लोगों को क्या बोलते हैं, रिसर्च मेथोडोलॉजी आज उन्होंने बताया, फिर उसका मैनेजमेंट के कुछ पार्ट है, कुछ ट्रेनिंग के पार्ट है, कुछ लीडरशिप स्टाइल्स है, सोशियोलॉजी के कुछ पार्ट है, वो सब देखेंगे सर। तो आप लोगों को जो भी क्वेश्चन होगा, और मुझे तो लगता है कि अभी जो सर ने पढ़ाया है वो इतना डीप तो हम लोग के कॉलेज में भी पढ़ाया नहीं जाता, ठीक है, इसलिए थोड़ा सा डिफिकल्ट आप लोग को लगा होगा, तो आप सर से उसको सिंपल भाषा में पूछ सकते हैं। अगर डिफिकल्ट लगा है तो अच्छी बात है, क्योंकि डिफिकल्ट है। अगर वो डिफिकल्ट नहीं लगता तो शायद मैं उतने डेप्थ में नहीं जा रहा और शायद आप उतने सवाल हल नहीं कर पाते आपके पेपर में। सर प्लीज रिकॉल मी इंडक्टिव रिसर्च अप्रोच सर। क्या बोला विशाल आपने? आपकी आवाज कट गई, फिर से बोलिए। सर प्लीज रिकॉल मी इंडक्टिव रिसर्च अप्रोच सर। नहीं, मुझे नहीं आ रही। किसी और को आ रही है क्या इनकी आवाज? हाँ सर, वो कह रहे हैं इंडक्टिव मेथड सुनना चाह रहे हैं ना विशाल जी, इंडक्टिव मेथड। यस सर। इंडक्टिव मेथड उनको फिर से सुनना है सर एक बार और। अच्छा, इंडक्टिव मेथड आपको फिर से सुनना है। ठीक है। तो इंडक्टिव मेथड ऐसा है, जैसे मानिए कि मैं एक हाइपोथेसिस के साथ खड़ा हूं और मेरी हाइपोथेसिस ये है, मेरी थ्योरी ये है, मेरी समझ ये है कि जो रायपुर के लोग हैं उनमें ट्रैफिक सेंस नहीं है। ये मेरी थ्योरी है। मेरे को ऐसा लगता है कि रायपुर के लोगों को गाड़ी चलाना नहीं आता। पर क्या बस मेरी समझ सच्चाई है? नहीं। अब मुझे क्या करना है? अब मुझे डेटा कलेक्ट करना पड़ेगा, शायद रायपुर से और किसी और शहर से, ट्रैफिक एबिलिटी और ट्रैफिक सेंस के बारे में। और फिर मैं उस डेटा को कंपेयर करूंगा और तब मैं कह सकूंगा कि हाँ, सच में जो मेरी थ्योरी थी अब पूरी तरह गलत है। मेरे को बस लगता था क्योंकि शायद मुझे ही गाड़ी चलाना नहीं आता, या आ, हो सकता है कि सच में गाड़ी चलाने की समझ ना हो, जो भी हो। तो जब मेरे पास पहले से एक थ्योरी रहती है, एक समझ रहती है, एक हाइपोथेसिस रहती है, और उसके लिए मैं ग्राउंड से एविडेंस इकट्ठा करता हूँ, एविडेंस जोड़ता हूँ, तो इस मेथड को हम बोलते हैं इंडक्टिव मेथड। इंडक्टिव, इंडक्ट करता है। इंडक्शन कैसे काम करता है आपका? आपने पतीला रख दिया अपने इंडक्शन के ऊपर, उसमें पानी डाल दिया, पानी गर्म हो जाता है, पतीला पर बहुत गर्म नहीं होता। क्यों? क्योंकि वो डायरेक्ट इंडक्ट कर रहा है, वो लेने की कोशिश कर रहा है, एविडेंस से सोर्स करने की कोशिश कर रहा है। थैंक यू सर। और कोई सवाल? सवाल के अलावा अगर और कोई फीडबैक, मैं बहुत तेज गया हूँ, खैर डेमो क्लास था ये तो, पर तो भी अगर किसी भी तरह का फीडबैक हो। सर सो गुड सर।
किसने बोला? मैं देखा नहीं, सॉरी। Sir, this is Vishal Sahu. अच्छा, हाय विशाल। अमृत, आप मजा आया। आप लोगों को क्वेश्चन पूछना होगा तो आप लोग पूछ लीजिए सर जी के क्लासेस के रिगार्डिंग, उनका क्लास कब होगा, कैसे होगा, किस टाइप का होगा। तो आप लोग को अगर कुछ क्वेश्चन होगा, कुछ डाउट होगा तो पूछ लीजिए, कोर्स से रिलेटेड कुछ भी जैसे आपको पूछना होगा तो आप लोग पूछ सकते हैं तुरंत अभी। आप लोग कोई डाउट अगर नहीं होगा तो फिर नेक्स्ट क्लास की ओर हम लोग जाएंगे, ठीक है। फिर अगर कुछ क्वेश्चंस होंगे तो मैं सर जी को मिल कर दूंगा, अगर आपका क्वेश्चन होगा तो अभी पूछना है तो आप लोग पूछ लीजिए। आप सब उस व्हाट्सएप ग्रुप में होंगे, उस व्हाट्सएप ग्रुप में पूछ सकते हैं। हाँ उसके अलावा यार डेमो है ठीक है, पर मेरी क्लास में ऐसा चुपचाप नहीं बैठ सकते ना, नहीं तो मैं हाँ, पढ़ाना चाहूंगा। हम लोग एक्सटेंशन वाले हैं, आप लोग भी एक्सटेंशन से हैं, तो आप लोगों का कम्युनिकेशन जितना ज्यादा करेंगे उतना ज्यादा आपका सेंस इन्वॉल्व होगा, उतना ज्यादा आप समझेंगे। और आप और मैं नेट अभी से बता देना चाहता हूँ, क्लैरिटी ये रख लेना कि आपको आपका वीडियो ऑन करना पड़ेगा बात करते समय। तो आप अच्छी जगह पे बैठे हैं, अच्छे इंटरनेट कनेक्शन के साथ हो, वो सब आपकी आ, समझ है, ये सब होना क्लासेस के समय। गोविंद जी आप कुछ कह रहे हैं? Yes, sir. कुछ क्वेश्चन पूछना होगा सर से, तुरंत पूछ लीजिए। नहीं सर, पूछना था सर से कि सर का क्लास कब से रहेगा, हाँ सर, टाइमिंग। टाइमिंग बता दीजिए। मेरा क्लास सैटरडे और संडे को ही रहेगा। सैटरडे को सुबह और नहीं, सैटरडे को शाम को और संडे को सुबह। ठीक है, थैंक यू सर। सर इसके पीछे रीजन बता दीजिए सभी को कि सैटरडे संडे को आप क्यों क्लास रख रहे हैं, बता दीजिए एक बार। एक्चुअली मेरा फुल टाइम काम चल रहा है, तो सैटरडे संडे मेरी छुट्टी होती है, या छुट्टी नहीं भी होती है तो सैटरडे को लगभग मैं अपने आप को फ्री समझता हूँ इतना कि क्लासेस ले सकूं। और मैं आप लोग को शुरू में ही बता चुका हूँ कि क्या बोलते हैं, हम लोग का क्लास ऐसा शेड्यूल होगा कि आपको 3 महीने पूरा फुल फोकस के साथ पढ़ाई करना है, जिससे आप लोग का नेट निकले। अगर आप लोग सैटरडे संडे छुट्टी मनाने सीख जाएंगे, शाम को घूमने चले जाएंगे, सुबह उठेंगे नहीं, तब तक आपका नेट क्या है जो निकलने वाला नहीं है। इसलिए हम लोग ने ऐसा शेड्यूल किया है कि आप हमेशा पढ़ाई से रिलेटेड काम करते रहें, आपका रिसर्च वर्क भी चलता रहे और पढ़ाई भी आप लोग का साथ में चलता रहे। और बिलीव करिए, यहाँ पे जितनी फैकल्टी बैठी है, चाहे हेम, पायल, सीमा, मैं, जब हम में से कोई इन्वॉल्व होता है बच्चों के साथ, तो या किसी के भी साथ, तो हम पूरी क्लैरिटी से इन्वॉल्व होते हैं कि ऐसा नहीं कि रिसर्च मेथड ये पढ़ा रहे हैं तो वो क्वेश्चन का जवाब नहीं दे सकते, या हमारे बीच आपस में कोई कम्युनिकेशन नहीं है, या आपको मास्टर्स और पीएचडी या उसके बाद किसी कैरियर रिलेटेड कोई क्वेश्चन आ रहा है, तो एवरीथिंग विल बी सॉर्टेड। क्योंकि हम में से यहाँ पे कोई, मेरे को नहीं लगता, मतलब इकोनॉमिकल रीजंस की वजह से नहीं बैठे हैं हम यहाँ पे। पढ़ाने का शौक है, अच्छा लगता है, शायद हमको लग रहा है कि हमारी भी पढ़ाई रिफ्रेश रहेगी आप लोग को पढ़ाने के चक्कर में। ये सारे रीजन है यहाँ बैठने के। तो अगर आप लोग इंटरेस्ट नहीं लेंगे तो मैं वेरी वेल ड्रॉप कर सकता हूँ, क्योंकि लिटरली मेरे को जो आपकी फीस है, पैसा है, वो सब हेम देखता है। मेरा काम नहीं है। यस सर, मैंने पहले भी बता दिया सर सभी स्टूडेंट्स को कि हम लोग का काम प्रॉफिट गेन करने वाला काम बिल्कुल भी नहीं है। हम लोगों को, आप लोगों का ही रिक्वेस्ट आया है कि सर आप लोग प्लीज स्टार्ट करिए नेट के क्लासेस, एसआरएफ के हो चाहे आईजीकेवीसीईटी हो, एफएजेएन के भी। तो इसीलिए आपके रिक्वेस्ट में, आप सभी के रिक्वेस्ट से हम लोगों ने स्टार्ट किया है, वरना हम लोग के पास भी बहुत सारे काम है, ठीक है। तो सर आपका क्लास यहाँ पर क्वेश्चंस अगर नहीं है तो कंप्लीट करते हैं और पायल मैम जी का डेमो स्टार्ट करते हैं। तो कोई भी क्वेश्चंस होगा आप डायरेक्ट मुझे कॉल करके व्हाट्सएप जिसके भी माध्यम से आप लोग कर सकते हैं। सर जी का भी नंबर ग्रुप में है, ठीक है। सर जी से कोई भी कुछ क्वेश्चन होगा ग्रुप में आप लोग पुट कर देंगे, फिर वहां से सर आप लोग को आंसर कर देंगे, ठीक है। राजेश कुछ बोल रहे क्या? राजेश सरकार सर को थैंक यू बोल रहे थे सर। और कहिए कहिए। थैंक यू, थैंक यू। थैंक्स सर। मैं 2-3 पॉइंट ऐड करना चाहूंगी यस इसमें। मैम कहिए। हाँ, जो रिसर्च मेथड सर ने पढ़ाया वो उन्होंने बताया नहीं इससे एग्जाम में लगभग कितने क्वेश्चन आते हैं। तो आप मिनिमम से मिनिमम 10 to 15 क्वेश्चन रिसर्च मेथड्स आते हैं जो कॉन्सेप्चुअली बेस्ड होते हैं। आपको ऐसा डायरेक्टली नहीं पूछेगा कि इंटरव्यू शेड्यूल बना, मतलब जो अपन करते हैं वो क्या होता है। आपको घुमा फिरा के एक केस दे देगा और बोलेगा कि इसमें कौन सा मेथड यूज करना है।
तो आपका ये जो रिसर्च का पार्ट है टोटल कॉन्सेप्चुअल है, प्रैक्टिकल है, तो आप जितना अच्छे से और जितना सिंपल वे में इसको समझ सकते हैं आप समझिएगा। और वो श्रजेश की कैपेबिलिटीज मेरे को पता है, वो बहुत अच्छे से पढ़ाएगा। तो रेगुलरली क्लास अटेंड करेंगे तो एटलीस्ट आपका ये सब्जेक्ट जो है 2-3 जो मेजर यूनिट्स हैं आप उसको भी कवर कर लेंगे तो ये आपके लाइफ टाइम अचीवमेंट में आता है। ये मैनेजमेंट मुझे आता है, रिसर्च मेथड, जेंडर मुझे आता है, जनरलिज्म मुझे आता है, फिर एडॉप्शन डिफ्यूजन मुझे आता है। तो ये सब चीजें आपको कभी आपके लाइफ में पीछे नहीं रखेंगी। तो अभी जितने भी स्टूडेंट्स हैं मैं उनको यही बोलूंगी कि प्रैक्टिकली सोचो कि आपको आगे लाइफ में क्या करना है, देन उसके बाद क्लास ज्वाइन करना है नहीं करना है वो सब आप कर सकते। तो मैं स्टार्ट करती हूँ अपना फिर। थैंक यू पायल। मैं आपको बाय बोल दूं क्योंकि मेरे को एक दूसरी मीटिंग में जाना है। और उसके अलावा हम कुछ क्वेश्चंस भी करते रहेंगे क्लास में। जैसे पायल ने बताया, मैंने नहीं बताया था कि पेपर के हिसाब से कितने क्वेश्चन आएंगे, कितने नहीं आएंगे, किस तरह के आएंगे, वो सब हम क्लास के बीच में करते रहेंगे। और अभी बहुत ही एक्साइटिंग क्लास रहने वाली है पायल, तो आप सब लोग बैठे रहिए अपनी गर्म बुद्धि। थैंक यू सो मच सर फॉर योर वैल्यूएबल टाइम सर। थैंक यू सर। थैंक यू, Thank you, sir. बाय। पायल मैम प्लीज कंटिन्यू। ओके मैं शेयर कर रही हूँ, 1 मिनट। आज मेरी मैम आवाज क्लियर है ना, क्योंकि मैंने ईयरफोन नहीं लगाया है। मैम क्लियर है। बच्चे लोग बोल रहे हैं कि आज उनका पीएससी का एग्जाम था इसलिए थोड़ा सा ज्वाइन नहीं हो पाए करके। तो ये तो वीडियो आप लोग को अपलोड हो जाएगा, ठीक है? अच्छा लोग अपने दोस्तों को बता दीजिएगा, अपने कलीग लोगों को। चलो, बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे आप पीएससी। लोग मैं आप लोग से एक बार और दरख्वास्त करना चाहूंगा, रिक्वेस्ट है मेरा कि आप लोग प्लीज अपना क्या बोलते हैं इंटरेक्शन करना है आप लोगों को, ठीक है? एक्सटेंशन के हैं आप लोग। जब तक आप लोगों का कम्युनिकेशन स्किल अच्छा नहीं होगा तो आप कहीं पर भी अच्छे से प्रेजेंट नहीं कर पाएंगे। इसलिए मेरा और रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि आप प्लीज इंटरेक्ट करिए, ठीक है? शुभम, सरीदेव, रितु, रमेश, राजेश, मैं तो जब भी ऑनलाइन क्लास लेता हूं तो मैं नाम पुकार के ही, और मुझे सबका आवाज पता रहता है, ठीक है? प्रीति, नमिता, कमलेश, ज्योति, हिना, गोविंद, दीपिका, आप लोग प्लीज कम्युनिकेट करिए, इंटरेक्ट करिए। तो जितना ज्यादा आप लोग इंटरेक्ट करेंगे, और जो सर ने बताया कि ये जो सब्जेक्ट है ना रिसर्च मेथोडोलॉजी, ये आसानी से नहीं बनने वाला, बहुत क्लैरिफिकेशन चाहिए, और मेजर पार्ट इसी से आएंगे। आपका दिमाग एग्जाम में घूम जाएगा अगर आपको अच्छे से पता नहीं रहेगा, ठीक है? तो पायल मैम आपको पढ़ाएंगी। ओके मैम, प्लीज कंटिन्यू। ओके, गुड इवनिंग एवरीवन। मेरे को कोई दिख नहीं रहा है तो मेरी स्क्रीन होपफुली आप सबको दिख रही होगी। मैं ट्राई करूंगी कि मैं ज्यादा से ज्यादा हिंदी में समझा पाऊँ बिकॉज मैं समझाते टाइम इंग्लिश में बोलने लग जाती हूँ, तो मैक्सिमम लोग आई थिंक हिंदी में समझना बेटर समझेंगे। मैं जो आपकी क्लासेस लूंगी इसमें से कुछ यूनिट्स हैं जो मैं कवर करूंगी। इसमें से फंडामेंटल एक्सटेंशन कम्युनिकेशन जो आपकी फर्स्ट यूनिट है, उसमें से कुछ पार्ट जो साइकोलॉजी का है मैं कवर करूंगी। कम्युनिकेशन हेम करेगा, सोशियोलॉजी श्रजेश करेगा। उसके अलावा जो फंडामेंटल चीजें हैं वो अपन मिलके करेंगे। सेकेंडली, जो एक्सटेंशन मेथड्स एंड फार्म जर्नलिज्म है, उसमें बेसिकली मैं फार्म जर्नलिज्म का पार्ट कवर करूंगी, जो कि जिससे आपके एग्जाम में 5 to 10 क्वेश्चंस बनते हैं। और अभी जो रिसेंटली एग्जाम हुआ था नेट में, उसमें उससे बहुत क्वेश्चंस आए थे। तो ये एक बेसिक इम्पॉर्टेंट यूनिट समझ लीजिए, चैप्टर समझ लीजिए। थर्ड है प्रोग्राम प्लानिंग एंड इवैल्यूएशन, डिफ्यूजन एडॉप्शन ऑफ इनोवेशन। तो इसमें मेरा प्रोग्राम प्लानिंग एंड इवैल्यूएशन का पार्ट रहेगा। इससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं बनते हैं, आप ऊपर ऊपर से पढ़ लेंगे तो भी चलेगा, बिकॉज उतने क्वेश्चन आते नहीं है, 2 से 3 क्वेश्चन आएंगे। उससे ज्यादा इसमें 2-3 टेक्निक्स ही इंपॉर्टेंट है जो आपको पढ़नी है। ओके, वो मैनेजमेंट में भी कवर हो जाती है। एक्सटेंशन मैनेजमेंट वाला जो पार्ट है उसमें आधा श्रजेश लेगा और आधा मैं लूंगी। ओके, तो हमने उसको 6 क्लास में डिवाइड किया हुआ है, 12 क्लासेस में डिवाइड किया हुआ है उसके पूरे सिलेबस को। उसमें से 6 क्लासेस मैं लूंगी और 6 क्लासेस वो लेगा। और उसके अलावा हम लोग एक्सटेंड कर सकते हैं क्लासेस, बिकॉज कुछ टॉपिक्स आपके एक्सटेंड मैनेजमेंट में बहुत इंपॉर्टेंट है। थ्योरीज ऑफ मोटिवेशन, थ्योरीज ऑफ लीडरशिप, ये सब जो पार्ट है आपका मैनेजमेंट का,
वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे क्वेश्चन एनी हाउ आने ही है, और ओवरऑल 10 to 15 क्वेश्चन मैनेजमेंट से बनते ही हैं। तो मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है आपके लिए। उसके बाद जेंडर सेंसिटाइजेशन और एम्पावरमेंट। तो जितने भी लोगों ने आज तक ये पढ़ा नहीं है, मैं उनको यही बोलूंगी कि इसके ऊपर फोकस करिए, बिकॉज इस बार का जो नेट था उसमें 15 to 20 क्वेश्चंस जेंडर से आए थे, इस वाले यूनिट से आए थे, और इसमें हर एक पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके फ्रेमवर्क से लेके एक एक टर्म्स जो जेंडर से रिलेटेड हैं, जो पॉलिसीज हैं, जो प्रोग्राम्स हैं, जो रिसेंटली चीजें चल रही हैं एम्पावरमेंट से रिलेटेड या सेंसिटाइजेशन से रिलेटेड या मेन स्ट्रीमिंग से रिलेटेड, ये सब इसके अंदर मैं कवर करूंगी। ओके, तो अपन स्टार्ट करते हैं। पहला है फंडामेंटल ऑफ एक्सटेंशन एंड कम्युनिकेशन। मैंने इसमें बता दिया कि मैं इसमें साइकोलॉजी वाला पार्ट लूंगी, जिसमें ह्यूमन बिहेवियर और ये सब एडल्ट एजुकेशन ये सब आएगा। इसमें से क्वेश्चंस अभी कम बनते हैं बिकॉज ये बहुत पुराने टाइम से लोग पढ़ रहे हैं साइकोलॉजी सोशियोलॉजी, बट ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना जरूरी है। ओके, उसके बाद रोल ऑफ एग्रीकल्चर एक्सटेंशन, ये सब जो चीजें हैं ये आप लोग मतलब बेसिक फंडामेंटल चीजें आप लोग को सबको पता होगी। इसके अलावा हम लोग अप्रोचेस पढ़ते हैं एक्सटेंशन में, जिसमें कम्युनिटी डेवलपमेंट और इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट के जो प्रोग्राम्स है वो सब मैं आपको पढ़ा दूंगी। ये सब मतलब मीन्स ऐसा है कि थ्योरेटिकल चीजें हैं, इसमें आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, एज इट इज समझना है। साइकोलॉजी थोड़ा सा है कि थोड़े कॉन्सेप्ट चलते हैं उसमें, पर वो भी थोड़ा सा रटने वाला है। कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम कब आया था, इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम कब आया था, कितने यूनिट्स थे, कहाँ पे रिलीज हुआ, प्रिंसिपल्स क्या थे, ऑब्जेक्टिव क्या थे, ये सब चीजें। ओके, सेकेंड है आपका एक्सटेंशन मेथड एंड फार्म जनरलिज्म, जिसमें मेरा एक पार्ट रहेगा फार्म जनरलिज्म का। तो ये यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है, जो बेसिकली लड़कियों के लिए मैं बोलूंगी, क्योंकि हमको को उतनी आइडिया नहीं होता फोटोग्राफी के बारे में, डायमेंशंस के बारे में, कि कितना क्या पढ़ते हैं, कैसे पढ़ते हैं। तो ये सब चीजें उसमें कवर करूंगी मैं। इसमें आपका अभी बेसिकली प्रिंसिपल्स ऑफ फोटोग्राफी से बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं, पिछले 3 साल से उससे 2 या 3 क्वेश्चंस आते ही हैं। तो डायमेंशंस, साइट्स उसकी क्या होती है, मतलब ये मैं एक तरीके से पढ़ाऊंगी ताकि आप लोग को समझ आ जाए कि हाँ भैया ये जर्नलिज्म का पार्ट है और आप इसको अच्छे से कवर कर सकें। ओके, थर्ड जो है प्रोग्राम प्लानिंग एंड इवैल्यूएशन में। इसमें प्रोग्राम प्लानिंग एंड इवैल्यूएशन में ऐसा है कि ज्यादा बड़ा नहीं है ये चीज, आपको लोग बोल देते हैं कि ये संधू से पढ़ लो या इससे पढ़ लो, बट वो छोटी चीजें ही हैं, वो उतनी बड़ी कुछ चीजें नहीं है। तो इसमें बेसिकली 7 स्टेप होता है, स्टेप्स के क्या इंपॉर्टेंट है, स्टेप्स के अंदर क्या क्या करते हैं, मॉनिटरिंग इवैल्यूएशन के क्या मेथड्स हैं, और क्या क्या मॉडल्स यूज किया जाता है प्रोग्राम प्लानिंग में, वो सब इसमें इम्पोर्टेंट है। उससे ज्यादा कुछ उतना इम्पोर्टेंट नहीं, क्योंकि है एज अ पार्ट ऑफ सिलेबस है तो आपको पढ़ना चाहिए, बट इसके अलावा बहुत सारे इम्पोर्टेंट यूनिट्स हैं आई थिंक जो जिस पे आपको ज्यादा फोकस करना चाहिए। रिसर्च मेथड, मैनेजमेंट या जेंडर, ट्रेनिंग, जर्नलिज्म, एडॉप्शन, डिफ्यूजन, स्टेप, कम्युनिकेशन, ये सब। ओके, उसके बाद है एक्सटेंशन मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट वाला ये जो पार्ट है ये लास्ट का हाफ पार्ट है, इनिशियल का पूरा श्रजेश पढ़ाएंगे, श्रजेश सर। तो उसमें मैं ये वाले पोर्शन लूंगी जिसमें आपके इंस्टीट्यूशंस आते हैं, मैनेज हो गया, नार्म हो गया, NIRD हो गया, एक्सटेंशन एजुकेशन इंस्टीट्यूट हो गया, और ये इंस्टीट्यूट इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ प्लांटेशन मैनेजमेंट, मतलब बेसिकली नेशनल इंस्टीट्यूट जो आईकार के अंदर आते हैं वो सब। ओके, उसके बाद मैं आपको एटिक पढ़ाऊंगी। एटिक सबको पता ही होगा, सिंगल विंडो सिस्टम है, मतलब ऐसा है जो कॉमन चीजें आपको पता रहनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद इसमें इस वाले पोर्शन में आपका मोटिवेशन थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मोटिवेशन थ्योरी से 2 या 3 या 4 क्वेश्चन, इस बार तो 5 आए थे, तो क्वेश्चंस आना कंपलसरी है। उससे आएगा ही, आपको रटी रहनी चाहिए कि किस थ्योरी को किसने दिया था, किस थ्योरी के अंदर क्या था। तो मैं ट्राई करूंगी एक सिंपल वे में आपको एक्सप्लेन करने की कि कौन सी थ्योरी किसने दी थी और क्या था उसके अंदर, उसके एलिमेंट्स क्या थे बेसिकली।
तो उसके बाद जाता है जेंडर वाला पार्ट। ये बेसिकली मेरे लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है और आपके लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इससे 10 से 15 क्वेश्चन या उससे ज़्यादा भी क्वेश्चन आ सकते हैं। इसमें इसके हर एक्सपेक्ट मतलब मीन्स इसमें जो भी डेफिनेशंस हैं, जो भी फ्रेमवर्क्स हैं, जो भी चीज़ें हैं, जो भी प्रोग्राम्स हैं, तो वो सब मैं कवर करने की कोशिश करूंगी। जेंडर एनालिसिस फ्रेमवर्क में ही 10 से 15 आई थिंक फ्रेमवर्क्स हैं जो हमको पढ़ने पड़ेंगे। जेंडर टूल्स में बहुत सारे डायमेंशंस हैं जिससे हम जेंडर से रिलेटेड टर्म्स और टर्मिनोलॉजी कवर करेंगे। उसके अलावा नीड क्यों है, मतलब ऐसी चीजें जिससे आपको ये वाला जो पोर्शन है एम्पावरमेंट का और ये यूनिट वो क्लियर होता है। उसके बाद इश्यूज भी देखेंगे कि हेल्थ, न्यूट्रिशन, वायलेंस, गवर्नेंस, एजुकेशन और मीडिया से रिलेटेड इश्यूज क्या क्या है। ओके, वो रिसेंट के मैं कवर करने की कोशिश करूंगी और डेटा भी रिसेंट का ही मैं ट्राई करूंगी कि आपको प्रोवाइड करवा पाऊँ, ताकि इस बार का जो नेट है अगर उसमें कुछ डेटा वाइज पूछे तो आप उसको क्वेश्चन को आंसर करने में कैपेबल रहें। उसके बाद आज जो मैं पढ़ाने वाली हूँ, जेंडर से स्टार्ट करने वाली हूँ मैं। तो बेसिकली हम लोग जेंडर की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में सबसे पहले आता है कि जेंडर, आप लोग को समझ तो आ रहा है ना? यस हेलो, यस मैम। ओके। तो जेंडर का नाम सुन, मतलब जेंडर वर्ड सुन के आप लोग को सबसे पहले क्या याद आता है? वुमेन्स बेसिकली, है ना? सबको ये लगता होगा कि जेंडर मीन्स वुमेन से रिलेटेड चीजें होती है। नहीं, जेंडर का मतलब ये नहीं होता। तो जेंडर में हम 3-4 चीजों को कवर करते हैं। बेसिकली दैट कैन बी अ मेल, फीमेल और ट्रांसजेंडर। ठीक है, तो जेंडर का मतलब ही ये होता है कि उसमें हम इररिस्पेक्टिव ऑफ बायोलॉजिकल डिफरेंस उसको देखते हैं। सेक्स क्या होता है, सेक्स में हम बायोलॉजिकल डिफरेंस कंसीडर करते हैं कि हाँ वुमेन और मेन डिफरेंट हैं बायोलॉजिकली, तो दैट इज सेक्स। बट जेंडर में हम बायोलॉजिकल डिफरेंस को कंसीडर नहीं करते। जेंडर एक न्यूट्रल टर्म होता है। ये क्वेश्चन था एग्जाम का कि जेंडर किस टाइप का टर्म होता है, तो बहुत सारे लोग इसको बायोलॉजिकली एक्टिव या इस टाइप का लगा कहते हैं। तो जेंडर एक न्यूट्रल टर्म होता है जिसमें हम लोग मैन, वुमेन और ट्रांसजेंडर तीनों को कवर करते हैं। ओके, जेंडर की डेफिनेशंस याद करने की जरूरत नहीं है। बेसिकली ये एक सोशल एट्रीब्यूट है जो एक पर्सन को किसी भी दूसरे पर्सन से रिलेट करने में हेल्प करता है। मीन्स अगर मैं बोल दूँ हाउ कैन आई रिलेटेड विथ अ मेल और फिर विथ फीमेल, तो इसमें हर किसी के रिलेशनशिप की बात होती है, एट्रीब्यूट्स की बात होती है और ये सोशल कंस्ट्रक्ट है। तो हम जेंडर को सेक्स के बेसिस पे नहीं देखते, हम सोसाइटी के बेसिस पे देखते हैं कि उनके रिलेटिव रोल्स क्या होते हैं। दैट कैन बी कवर इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल, सोशल स्ट्रक्चर ऑफ एट्रीब्यूट्स। इतना आपको समझना है, ठीक है? उसके बाद ये वाला जो यूनिट है इसमें एक जेंडर रिलेटेड टर्म्स हम लोग पढ़ेंगे जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है? कि आपको इसमें हो गया जेंडर रोल्स क्या होते हैं, जेंडर एनालिसिस, ऑडिट, बजटिंग, इक्वालिटी, इक्विटी, सेंसिटाइजेशन, इन सब का डेफिनेशन आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि एग्जाम में सिर्फ आपको एक लाइन दी होगी कि अगर हम जेंडर असेसमेंट कर रहे हैं बजट और पर्सपेक्टिव के बेसिस पे इन बजटरी प्रोसेस, तो उसको आप क्या बोलते हैं। तो ऑप्शंस में आपको दे देगा बजटिंग, इक्वालिटी, इक्विटी, सेंसिटाइजेशन, रोल। तो बेसिक डिफरेंस समझना जरूरी है आपको। ये वाले सेशन में मैं ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ा रही हूँ, मैं इंट्रोडक्शन ही दे रही हूँ कि यूनिट क्या है, किस किस टाइप के क्वेश्चंस आपको कवर करने हैं और किस किस टाइप की चीज़ें मैं कवर करूँगी ताकि आपके जितने भी क्वेश्चंस आते हैं वो कवर हो जाए। तो मैं हमारा मेन फोकस है एग्ज़ाम नेट निकालना या SRF निकालना या जो भी अदर एग्ज़ाम आप स्टेट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं या पीयर कर रहे हैं PhD एंट्रेंस के लिए, वो आपको कवर करना। ओके, तो एक बेसिक आइडिया में दे दूंगी। तो पहला जो है वो जेंडर रोल्स।
तो जेंडर रोल से हम क्या समझते हैं? डेली डे टू डे एक्टिविटीज से आपने अपने फादर को देखा होगा, अपने मदर को देखा होगा। फादर एक फैमिली में कुछ रोल निभाता है, मदर एक फैमिली में, आपके फैमिली में कुछ रोल निभाती है। तो उससे आप रिलेट कर सकते हैं कि एक सोसाइटी में जो भी जेंडर है उसके क्या रोल्स हैं, उसके क्या एक्सपेक्टेशंस हैं। ओके, समझ आ रहे हैं ना तुम लोग को? यस मैम। यस मैम। तो आप उससे रिलेट कर सकते हैं। बट जब हम जेंडर रोल्स की बात करते हैं तो अब जब अपन को डेफिनेशन की बात आती है कि हमको डिफाइन करना है, तो हम उसको ट्रिपल रोल में डिफाइन करते हैं। पहला है प्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन एंड कम्युनिटी मैनेजमेंट, बेसिकली जिसमें हम सोसाइटी की बात करते हैं। प्रोडक्शन से रिलेटेड मनी वैल्यू, तो आजकल तो मैं ये नहीं बोलूंगी कि आदमी लोग ही काम करते हैं या एक मेल जेंडर ही मनी वैल्यू की ही उसकी वो ही मनी वैल्यू बना सकता है। बेसिकली इक्वली इम्पॉर्टेंट है, वुमेन्स हो या ट्रांसजेंडर हो, दोनों का सेम रोल है। रिप्रोडक्शन, सो रिप्रोडक्शन में जहाँ तक बात आती है चाइल्ड बियरिंग और रियरिंग की, तो वो बेसिक रोल होता है जो वुमेन्स प्ले करती हैं। तो ये सेकेंड रोल है, ठीक है। तीसरा होता है कम्युनिटी मैनेजमेंट और कम्युनिटी पॉलिटिक्स, जिसमें हम कम्युनिटी गुड्स और वेलबींग की बात करते हैं। बेसिकली सोसाइटी में एक वुमेन, मैन और एक ट्रांसजेंडर क्या रोल निभाता है, सोसाइटी में किस हिसाब से डिवाइड किया हुआ है, इन सब का रोल वो देखते हैं अपन। फिर आती है मैस्कुलिनिटी और फेमिनिनिटी की बात। तो ये तो एक नॉर्मल सा कॉन्सेप्ट है। मैस्कुलिन मतलब, मैस्कुलिन से अपन क्या समझते हैं, कोई बताएगा मेरे को? मेल। मेल में अपन पहले क्या बात करते थे, मतलब मीन्स किस टाइप फिजिकली किस टाइप से डिफाइन करते थे मेल्स को? मैम फिजिकली स्ट्रॉन्ग। यस, स्ट्रेंथ, एग्रेशन, मतलब ये बेसिक एट्रीब्यूट्स हैं जो अपन मेल्स को डिफाइन करते थे, जो हमारे दिमाग में बचपन से क्या बहुत सालों से सेट है कि आदमी को रोना नहीं चाहिए या दुनिया भर की बात है। बट आज के टाइम पे मैस्कुलिनिटी की डेफिनेशन बहुत अलग है पिछले जमाने से। ओके, आज हम मैस्कुलिनिटी में अंडरस्टैंडिंग की बात करते हैं, समझ की बात करते हैं, नेचर की बात करते हैं। उसके बाद फेमिनिनिटी में, फेमिनिनिटी से कोई मेरे को बता पाएगा, कोई भी क्या समझते हैं? मैम फीमेल, फीमेल कैरेक्टरिस्टिक मैम। या बेसिकली फीमेल कैरेक्टरिस्टिक। फीमेल का कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है? मैम इमोशनल, सेंसिटिव, गिविंग, सैक्रिफाइंग। यस, सैक्रिफाइंग, हाँ, बेसिकली सैक्रिफाइंग नेचर और लाइक क्या बोल सकते हैं, नरिश करना किसी भी फैमिली को या चाइल्ड को, या बेसिकली फैमिली जो यूनिट है सोसाइटी, उसमें नरिशमेंट का जो रोल होता है वो फेमिनिनिटी को दिया गया है, मतलब एक वुमेन को दिया गया है। बट आज के टाइम पे डेफिनेशन उसकी बहुत डिफरेंट है। आजकल लड़कियां बाहर भी जाती है, काम भी करती है, अपनी फैमिली भी संभालती है। एंड बेसिकली मस्कुलिनिटी में आजकल लड़के बेसिक सपोर्ट करते हैं, चाइल्ड जियरिंग से लेके बियरिंग से लेके। रूरल एरिया पे तो मैं बात ही नहीं कर रही हूँ, मैं एक अर्बन हाउस होल्ड की बात कर रही हूँ, जिसमें एक आदमी समझता है यहाँ पे जितने भी लोग होंगे सब शादी करेंगे, सबकी वाइफें काम करेंगी और सब चाहते हैं आजकल हमारी वाइफें काम करें। तो मैस्कुलिनिटी और फेमिनिनिटी की डेफिनेशन बहुत चेंज हो चुकी है। बट रूरल एरिया में आप जाओगे तो वहां पे वो डेफिनेशन है, उसको अभी थोड़ा चेंज होना बचा है, आई थिंक सो। बिकॉज आज भी जो वुमेन्स हैं वो बाहर का तो काम करती हैं, बट घर का भी काम करती हैं, फार्म का भी काम करती है, चाइल्ड बियरिंग भी करती हैं। तो वहां पे जो मेल का कंट्रीब्यूशन है वो बहुत कम है। सिर्फ इकोनॉमिक, सिर्फ मनी वैल्यू में रोल है उसका, ना रिप्रोडक्शन में रोल है, ना कम्युनिटी में रोल है। मीन्स लाइक कम्युनिटी में तो मैं बोल भी सकती हूँ कुछ लोग एक्टिव रहते हैं, बट इन सब चीजों में जिसमें शायद ये डेफिनेशन चेंज कर सके अपन, उसमें बहुत कम रोल है। उसके बाद आता है पैट्रियार्की। ये वर्ड आप लोग बहुत बार सुने होंगे।
सुने हैं कि नहीं? Yes, ma'am. Yes, Yes, ma'am. ma'am. लड़कियां सुनिए, लड़के नहीं सुने? कोई भी? पेट्रियार्की वर्ड सुना है किसी ने भी, किसी भी लड़के ने? हाँ पेट्रियार्की से क्या समझते हो, कोई बता पाएगा? Yes, ma'am. Male dominated. Ma'am, in superiority of father or male in a family, you can say. यस, तो हम जिस सोशल सिस्टम में रहते हैं, मीन्स हम जहाँ पे, जो हमारी सोसाइटी है, जो कल्चर है हमारा, वो बेसिकली मेल डोमिनेटेड है। मतलब कि प्रीवियसली बहुत इनिशियल से हमको ये बता दिया गया था कि मेल्स का काम है प्रोटेक्शन का, मेल्स का काम है जाके बाहर खाना लेके आने का, मेल्स का काम है एक फैमिली को व्हाट यू से मनी से वैल्यू प्रोवाइड करने का, पर वुमेन्स का क्या काम है? सिर्फ घर पे रहने का, बच्चे संभालने का। सो हमारी सोसाइटी में जितनी भी सोसाइटिकल एक्सपेक्ट है, कम्युनिटी एक्सपेक्ट है, पॉलिटिक्स है, सोसाइटल मैनेजमेंट है, सोसाइटल रोल है, वो कहीं ना कहीं मेल डोमिनेटेड है। मेल डिसाइड करते हैं, मेल ने डिसाइड किया हुआ है और वही चल रहा है। अभी बहुत सारी चीज़ें चेंज हो रही है और मैं आशा करूंगी कि आगे चेंज भी होंगी, क्योंकि लोग अब समझ रहे हैं कि हमको क्या करना चाहिए और क्या चलते आ रहा है। तो हमारी जो इंडियन सोसाइटी है वो मेल डोमिनेटेड है। दैट मीन्स जो सोशल सिस्टम है यहाँ का, उसमें मस्कुलिन डोमिनेशन है। किसके ऊपर? वुमेन्स के ऊपर, या तो किसी भी चीज के ऊपर ले लो। आप जितने भी कल्चरल वैल्यूज देखते हैं, जितनी भी चीजें देखते हैं, अभी इक्वालिटी की बहुत बात हो रही है। बहुत सारे लोग ने न्यूज में सुना होगा स्कूल से रिलेटेड, मैं उस पर बात तो नहीं करूंगी, बट वो इक्वालिटी की बात हमारे सोशल सिस्टम में अभी हुई नहीं है। अभी सिर्फ पेट्रियार्की की बात होती है। तो पेट्रियार्की दैट ओनली मीन्स कि एक सोशल सिस्टम में मेल डोमिनेशन है ओवर अ वुमेन। एक जेंडर का ज्यादा रोल है, या एक जेंडर को हमने ज्यादा तवज्जो दे दिया है वुमेन्स के रिलेशन में या ट्रांसजेंडर के रिलेशन में। ओके, फिर आता है जेंडर एनालिसिस। तो एनालिसिस में बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो हम देखते हैं किसी भी जेंडर का एनालिसिस करते टाइम। दैट कैन बी रिलेटेड टू नीड, कि उनकी नीड क्या है, उनका किसी भी एरिया में पार्टिसिपेशन क्या है, जैसे कि एग्रीकल्चर में या कम्युनिटीज में या कहीं भी, उनके एक्सेस टू रिसोर्स क्या है, मतलब वो कितने रिसोर्सेज एक्सेस करते हैं, कितने नहीं करते। कंट्रोल ऑन ऑफ एसेट्स कितना है, दैट मीन्स कितना उनको, अगर एक वुमेन फार्मिंग कर रही है सोल लैंड पे और एक मैन फार्मिंग करता है, तो ऑब्वियसली रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी मेंस को ज्यादा होती है वुमेन से। वुमेन क्योंकि अकेली होती है, उसको पता नहीं रहता। बेसिक चीज तो ये है कि औरतों को पता नहीं रहता कि चीजें कहाँ से अवेलेबल है, अवेयरनेस उतना नहीं है। तो वो चीजें से हम जेंडर एनालिसिस करते हैं। डिसीजन मेकिंग पावर कितना है, बहुत सारी चीजें हैं इसको डिफाइन करने के लिए। तो एक किसी भी जेंडर, वो मेन हो या वुमेन हो या ट्रांसजेंडर, उन पे अपन कोई मेथोडोलॉजी लगाते हैं जिससे अपन देखते हैं कि ये मैंने वेरिएबल ले लिया, कि हाँ मैंने डिसीजन मेकिंग पावर देख ली, मैंने कंट्रोल ऑफ एसेट देख लिया, मैंने पार्टिसिपेशन देख लिया, मैंने नीड देख लिया और उनकी कंडीशन देख ली, और उनको एनालाइज करते हैं, मींस मीजर करते हैं कि हाँ डिफरेंस इस जेंडर में क्या क्या, मतलब किस टाइप की चीजें कितनी है, तो उसको हम जेंडर एनालिसिस बोलते हैं। इसके अलावा मैं ये अपनी क्लास यहीं पे ख़त्म करूँगी, बट मैं बहुत सारी चीज़ें, टर्म्स जो तुम्हारे रिलेटेड हैं, जेंडर ऑडिट, बजटिंग, इक्वालिटी, या जेंडर ब्लाइंड क्या होता है, जेंडर रोल क्या होता है, एम्पावरमेंट क्या होता है, जेंडर प्लानिंग क्या होती है, डिस्क्रिमिनेशन क्या होता है, बायस क्या होता है, न्यूट्रल क्या होता है, ये सब चीजें आपको एकदम ही अच्छे से समझना जरूरी है, क्योंकि ये सब लगभग एक जैसी लगती है, बट थोड़ी बहुत डिफरेंस है इन सबका। कोई चीजें पॉलिसी से रिलेटेड है,
कोई चीजें सोशल सिस्टम से रिलेटेड हैं, कोई चीजें किसी और चीज से रिलेटेड हैं, और इनकी डेफिनेशन आती है और आपको पूछा जाता है कि ये क्या है, या जेंडर ब्लाइंड है, जेंडर न्यूट्रल है, जेंडर बायस है, डिस्क्रिमिनेशन है। तो ये सब आपको पता रहना जरूरी है। तो मैं अपनी क्लास यहीं पे खत्म कर रही हूँ। किसी को कुछ भी डाउट है आप पूछ सकते हैं। मैम आज नेशनल वुमेन्स डे भी है, तो ये क्वेश्चंस बन सकता है कि नेशनल वुमेन्स डे कब मनाया जाता है, ये भी आता है। और एजुकेशन के से रिलेटेड आज वर्ल्ड रेडियो डे भी है। तो अगर हम लोग कम्युनिकेशन की बात करेंगे तो रेडियो सबसे अच्छा मीडिया है। मैम 2017 में आया था क्या क्वेश्चन कि रेडियो जो है वह मतलब इंडिया में सबसे ज्यादा कम्युनिकेशन, इंडिया में सब कहाँ पे आया था? तो आप लोग समझ सकते हैं कि क्वेश्चन कहाँ से आ जाता है। और मैम ने बहुत अच्छा जेंडर सब्जेक्ट पढ़ाया। मैम हम लोग जो क्लास ले रहे हैं उसमें 2 मेल 2 फीमेल है, तो जेंडर इक्वालिटी है कि जेंडर इक्विटी है? जेंडर इक्वालिटी है। इक्विटी की बात हम लोग जस्टिस में करते हैं और फेयरनेस में करते हैं। ओके तो स्टूडेंट्स आप लोग क्वेश्चन मैम से पूछ सकते हैं। आप जो भी क्वेश्चन है, अभी मैंने पूरे टर्म्स पूरे नहीं पढ़ाए हैं, पहले मैं पूरे टर्म्स कवर करूंगी। ये बहुत इम्पोर्टेंट यूनिट है, तो मैं आप सबको बोलूंगी कंटिन्यू रखिएगा, क्योंकि इस अगर आपको नेट क्लियर करना है और एनी हाउ आपको एक्सटेंशन में कुछ करना है आगे जाके, तो ये सब यूनिट्स जो हैं जो हम कवर कर रहे हैं बहुत इम्पोर्टेंट यूनिट्स हैं। आप लोग को नॉलेज रहना चाहिए। और आई थिंक ऑनलाइन क्लासेस जितने भी लोग किया उनको कुछ नॉलेज नहीं है अब आज के टाइम पे। खुद से पढ़े हो तो बहुत अच्छी बात है, खुद से सबको पढ़ना चाहिए। वीडियो ऑन कर लेंगे तो बच्चे लोग आपसे अच्छे से इंटरेक्ट कर वीडियो चलो मैं ऑन अगर पॉसिबल हो जाए तो। पॉसिबल एक्चुअली में देखो क्या होता है, क्या है ना, दूसरा अच्छा कम्युनिकेशन होता है। दिख रही हूँ सबको। एक्चुअली लाइट अपोजिट साइड है ना, तो मैं नहीं ठीक ठीक। अभिषेक जी आपको कोई क्वेश्चन है? आकांक्षा, अमृत, आशा, दीपिका, गोविंद, तो बहुत सारे लोग हैं। एटलीस्ट पहले ये बता दो समझ आई हैं कि चीजें नहीं आई। जैसे हम समझ आया मैम। ओके सर एक रिक्वेस्ट है। हाँ कहिए। बोलिए सर जो सिलेबस है तो सिलेबस वाइज कौन सा टॉपिक कौन से सर या मैम लेंगे उसका एक बना करके दे देते ग्रुप में। बना है सर बताएंगे। हाँ नहीं मैं बता रहा हूँ गोविंद जी, मैं ये बोल रहा था कि हमारा पूरा A to Z शेड्यूल है। मैं आप लोग को उस दिन दिखाया था, क्या नाम है अपना वो पूरा क्या था शेड्यूल कैसा है, कौन सा टॉपिक कौन लेंगे, कब लेंगे, पूरा टाइम टू टाइम आप लोग को मिलेगा और 100% फॉलो करने की कोशिश हम करेंगे। ठीक है। वो एक्चुअली में हमने इसलिए भी रोक के रखा है कि अभी रजिस्ट्रेशन जितने लोगों का होता है उस हिसाब से हम उनको अवेलेबल कराएंगे कि कौन सी क्लासेस आपकी कब होंगी। और कैंसिल भी हो रही है तो हमने क्या एक्सेस में क्लासेस ली हैं, ताकि कुछ क्लासेस जैसे मेरे को कुछ अपने रिसर्च का काम है या किसी और को कुछ काम है तो हम उसको रीशेड्यूल कर पाए। इसके अलावा बेसिकली आपके हर टॉपिक वाइज जैसे मैं फ्रेमवर्क पढ़ाऊंगी, फ्रेमवर्क एनालिसिस से आपको क्वेश्चंस आने ही हैं। 2 या 3 क्वेश्चन, 2-3 भी नहीं यार, आज इस बार तो शायद 5-6 आए थे जनरल फ्रेमवर्क एनालिसिस। और वो बेसिकली लोग स्किप करते हैं, वो पढ़ते नहीं है, क्योंकि वो बहुत कॉन्सेप्चुअल चीज है जिसमें आपको समझना पड़ेगा कि कितने टाइप के जेंडर एनालिसिस फ्रेमवर्क प्रोवाइड किए गए हैं, किस कंट्री ने प्रोवाइड किया है, किसने प्रोवाइड किया है, उसके कंपोनेंट्स क्या है। इस बार के क्वेश्चंस में कंपोनेंट्स पूछा था, तो जिसने पढ़ा ही नहीं है, जिसने बस इतना पढ़ा है कि किसने दिया था, कौन सी कंट्री से आया था, वो कंपोनेंट्स बता ही नहीं पाएगा। उसके लिए आप लोग एश्योर रहिए, हम लोग का पूरा क्लास A to Z शेड्यूल है, एप्लीकेशन के थ्रू होगा ऑनलाइन। एप्लीकेशन में आप लोगों का अटेंडेंस डेली डलेगा और उसके बाद क्या बोलते हैं आप लोग का टेस्ट होगा, उसमें आप लोग का पूरा स्कोर आएगा कि आपका कौन सा रैंक लगा, इस सप्ताह में आपका कौन सा रैंक लगा, आपने कितने क्वेश्चन बनाए, कितने माइनस किए, क्या किए, पूरा डिटेल्ड एनालिसिस होगा। उसके लिए मैं आप लोग को एश्योर कर रहा हूँ क्वालिटी में कोई कंप्रोमाइज नहीं किया जाएगा, क्योंकि हम लोगों ने नेट क्वालिफाई किया है, मतलब कुछ समझ के किया है, मतलब हम लोगों ने जो फॉलो किया वो आप लोग को फॉलो कराएंगे हम लोग। उसके लिए आप लोग बेझिझक रहिए। हम क्वालिटी में आप लोग को नोट्स भी पूरा हम लोग के ऐप में डला रहेगा, वीडियो भी आप लोग देख चुके होंगे, वो भी सेम वैसे डलते रहेगा, पूरा कंप्लीट पैकेज रहेगा, कोई दिक्कत नहीं होने वाला आप लोगों को। और किसी को कोई क्वेश्चंस है? एक्सक्यूज मी मैम। यस यस मैम, जेंडर एंड मैनेजमेंट के लिए हम लोग को कोई बुक भी रेफर करना होगा? जेंडर के लिए बेसिकली बोलते हैं NDRI मॉड्यूल, जो मैंने सुना था
सॉरी ma'am, फॉर मेरे द इंटरप्शन, 1 मिनट ना, पानी की आवाज आ रही है। यस मैम। रूम में जा रही हूँ, वेट अ मिनट। ओके, मैं बुक के लिए मैं आपको बताया हूँ ना, मैं आपको पूरा बुक का लिस्ट बताऊंगा, बुक कहाँ से मिलेगा, कैसे मिलेगा, क्या होगा, पूरा डिटेल हमारे पास है। हम सब चीज कराने वाले हैं। मैं पहला क्लास जब लूंगा ना, तो आप लोग को बुक का नाम बताऊंगा, कौन सा नोट्स रिफर करना है, मेरे पास जितने भी सोर्स हैं मैं आप लोग को सबको सेंड करूंगा। ठीक है, उसके लिए आप लोग निश्चिंत रहिए, पूरा बुक आपको सिस्टम से बताया जाएगा। और अगर आप नेट में देखते हैं ना, तो आप लोग को बहुत सारे बुक मिलेंगे। अब सब बुक को तो पढ़ना नहीं है, तो हम लोग, मेरे पास मोस्टली 90% बुक्स जो है ना नेट के मेरे पास हैं। तो मैं आप लोग को बताऊंगा कि कौन सा टॉपिक किस बुक से पढ़ना है, कहाँ से कैसे पढ़ना है, सब डिटेल में करेंगे। हम पूरा बुक आपको लिस्ट बताएंगे, Okay. नोट्स कहाँ से है, कौन अब से सुनाई वेब पोर्टल सब बताएंगे। सुनाई दे रहा होगा। सो